स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और इस शो में अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कि इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से और आज के लिए सुबह सुबह की पहली रणनीति भी हम आपको सुझाएंगे और इसी के साथ ही साथ खबरों और ब्रोकरेज के दम पर आज एक्शन कहां देखने को मिल सकता है इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। कल के बाजार में हमने देखा कि दूसरे दिन भी अच्छी तेजी देखने को मिली बाजार में। निफ्टी पर अगर नजर डालें तो वहां पर करीब 234 अंकों की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा की क्लोजिंग कल सेंसेक्स ने दिखाई और बैंक निफ्टी में भी करीब 140 अंकों की बढ़त कल बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। तो लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग मिल रही है हमें वो काफ़ी अच्छी है। कल वीकली एक्सपायरी होने के बावजूद बाजार में ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है और अगर ग्लोबली भी हम बात करेंगे तो कंसर्न्स जो है वो कुछ कम होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बस एक है कि अब भारत में भी ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री हो चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एफआईएस की सेलिंग देखेंगे तो वहाँ से जो दबाव मिल रहा है वो कुछ कम है। आगे हम चर्चा करेंगे कि संस्थागत निवेशकों के आंकड़े किस तरीके से थे, लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं कि एशियाई बाजारों की तरफ से किस तरह का अपडेट देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर देखें तो कमजोर शुरुआत है। एक्सजेएक्स निफ्टी करीब 75 अंक नीचे है और इस वक्त 65 अंक नीचे एसजेएक्स निफ्टी आ चुका है और निकाई हैंग सेंग के बाजारों की भी कमजोर शुरुआत देखने को मिली है। शंघाई हल्के लाल निशान में खुलने की शुरुआत कर रहा है। एक बार राय ले लेते हैं ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और ये बताने के लिए डिम्पी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप एशियन मार्केट्स को देख रहे हैं एसजेएक्स तो ये यूएस से थोड़ा सा अलग होकर आज कामकाज हो रहा है। अगर आप एसजेएक्स निफ्टी को देख रहे हैं तो 60 अंकों की गिरावट है, लेकिन अगर आप यूएस मार्केट्स के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे हम नंबर्स आते हुए देखे हैं। ना केवल रिकवरी के बल्कि आपको नेस्डेक और फ्यूचर्स के अंदर भी अच्छी तेज़ी दिखेगी। जैसे मैं डॉ की बात कर रहा हूँ, आपको डॉ के अंदर कल करीब 600 अंकों की शानदार तेज़ी आती हुई दिखी है और नेस्डेक भी करीब 0.8% यानी करीब 0.25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। दोनों बाजारों में हमने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी थी, वो ये देखी है कि आईटी के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है। इसके अलावा जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुक्रवार को दमदार जॉब रिपोर्ट की उम्मीद से खरीदारी हुई है। 2 आंकड़े हमने कल आपके सामने रखे भी थे। पहला आंकड़ा हमने ये रखा था कि कल अनक्लेम्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके क्लेम डाटा आया था जो उम्मीद से हल्का कम था, लेकिन आज जो आंकड़ा आना है वो जॉब रिपोर्ट का, यानी कि कितने लोगों को नौकरी मिली है। और पिछली बार ये डाटा रिलीज हुआ था तब भी शानदार आउट परफॉर्मेंस हुआ था और इस बार भी आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। यही कॉन्फिडेंस बार बार फेड को मिलता है, इसलिए वो बार बार टेपर की बात बोलता है कि हम लिक्विडिटी को सक करेंगे बॉन्ड के जरिए। तो फिर से आज एक अच्छे आंकड़े आ सकते हैं, इसी उम्मीद से कल मार्केट के अंदर अच्छी तेज़ी दिखी है। इस बीच नवंबर में जो आंकड़े आए हैं वो 5.81 लाख नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान बताया रहा है, करीब 5.6 लाख नई नौकरियां जुड़ सकती हैं। इस तरह के आंकड़े भी हैं। साप्ताहिक बेरोजगारी दावा जो अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है उसका मैं नंबर बता देता हूँ, वो है 2.25 लाख, जो कल हम जिसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। खैर, अमेरिकन मार्केट्स का अगर आप परसेंटेज में देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे जो अभी आपने देखा, तो पॉइंट्स के हिसाब से 600 पॉइंट और परसेंटेज के हिसाब से करीब 1.5-2% तक की हमको बढ़त आती हुई देखिए। S&P 500 हमारे यहाँ का मिड कैप है। आपने ये पॉइंट भी नोटिस किया होगा कि वहाँ पर भी हमने एक अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है जो करीब 1.5% के आसपास की है। तो फ्रंटलाइन शेयर्स, मिड कैप शेयर्स यूएस में भी अच्छे चले, कल की हमारी क्लोजिंग भी ठीक ठाक थी। तो ये यूएस मार्केट्स का हाल था। बिल्कुल, तो यूएस मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। उसका असर इस वक्त एक्सजेएक्स निफ्टी पर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहाँ पर देखी जा सकती है एक्सजेएक्स निफ्टी में भी इस वक्त। लेकिन डिम्पी, ये भी डिटेल्स बताइए कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर किस तरह के अपडेट इस वक्त आ रहे हैं? देखिए, भारत में अभी कल केस की पुष्टि हो गई है। कल पहला ऐसा मौका था जब इस केस की पुष्टि हुई है कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो भारत में भी आ चुका है। 2 मरीजों को लेकर नई पुष्टि की गई है इसके अंदर और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अफ्रीका के अंदर अब अपसर्ज है। ये अपसर्ज जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है वो करीब 50% से ज़्यादा का हो चुका है और न्यूयॉर्क में भी ओमिक्रॉन के करीब 5 मामले आ चुके हैं। कल हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी, इसमें बताया था करीब 23 देशों में ये पहुँच चुका है। WHO ने वार्न भी किया था कि आगे बढ़ेंगे
करेंगे। हमने कई और एनालिस्ट का भी आज व्यू पॉइंट सुना, कई डॉक्टर्स का भी व्यू पॉइंट सुना, तो वो भी सब यही कह रहे हैं कि फ़िलहाल अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी है, लेकिन हाँ ये ट्रांसमिट तो हो ही रहा है। राजस्थान में भी कल 4 केस पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन उनका भी सीक्वेंसिंग हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग, उसके बाद पता लगेगा कि नया वेरिएंट है या फिर ये पुराना डेल्टा वेरिएंट है जो भारत में अभी भी प्रिवेल कर रहा है, जिसमें अभी भी 10,000 केस ऑन एन एवरेज हर रोज़ आते ही हैं। तो ये कुछ एक अपडेट है। ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रांसमिशन हुआ है और वहाँ पे भी इसकी जानकारी हमको मिली है और स्टडी ये बता रही है कि ये 3 गुना ज़्यादा, अभी तक की स्टडी ये बता रही है कि डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है, यानी कि फैलता है। बस अब ये देखना होगा कि आज और कितने केसों की पुष्टि होती है। फिलहाल अब तक सिर्फ 2 केसों की पुष्टि है। एक डॉक्टर जो कर्नाटक में आए थे, उनके संपर्क में 5 लोगों को भी पॉजिटिव पाया गया है, बट उनका भी सीक्वेंसिंग हो रही है, जांच हो रही है। कंफर्मेशन आज या कल तक पता लग जाएगा। तो ये एक चिंता की बात है कि भारत में भी अब कर्नाटक राज्य में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। फिलहाल 2 मरीजों के में इसकी पुष्टि की गई है, आगे और जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और दुनिया भर में भी हम देख रहे हैं कि इसको लेकर ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगातार सख्ती कर रहा है और अगर आपको अब घरेलू उड़ानें भी भरनी है तो उसके लिए भी दोनों ही वैक्सीनेशन की डोज अब अनिवार्य होगी घरेलू उड़ानों के लिए भी। तो ये कुछ अपडेट्स यहाँ पर भारत की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि एफआईआई और डीआईएस की तरफ से किस तरह के आंकड़े आए हैं। और कल हमने कैश मार्केट में देखा कि एफआईआई की तरफ से जो लगातार एक बिकवाली हो रही थी और बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही थी, करीब 2,000 की 3,000 करोड़ की बिकवाली जो देख रही थी, वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। और कल बिकवाली का आंकड़ा है लेकिन कम है, ये 909 करोड़ की बिकवाली देखी गई है एफआईआई की तरफ से। अगर घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो ये लगातार खरीदारी कर रहे हैं। कैश मार्केट में 1372 करोड़ का ये आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन में भी एक खरीदारी का आंकड़ा ही निकल कर आ रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में हम देखेंगे कि 2,506 करोड़ की खरीदारी कल एफआईआई करके गए हैं। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन मौजूद हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। 2 दिनों से तेजी हम देख रहे हैं बाजार में और आज तो देख रहे हैं यूएस बाजारों से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन एक्सजीएस निफ्टी में वो एक सेंटीमेंट यहाँ पर इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए आज के लिए रणनीति क्या अपनानी चाहिए? क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है या फिर इसी दायरे में ट्रेड करेंगे भारतीय बाजार? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। पूजा देखिए, अगर एफआईआई की डेटा जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो अगर आप कल के सेशन में देखें तो कहीं ना कहीं एक हमें वहाँ पे रिडक्शन नजर आ रहा है, जो लगातार एक बड़ी मात्रा में एफआईआई पुल आउट कर रहे थे। कल वहाँ पे थोड़ी सी कमी नजर आई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल अगर आप मार्केट का सेंटीमेंट देखें तो निचले स्तरों से एक पुल बैक जिसकी एक्सपेक्टेशन सभी लगाकर चल रहे थे, वो हमें पुल बैक देखने को जरूर मिला है। अभी अगर हम लेवल्स की बात करें तो 17,500, 17,550 ये एक नेक्स्ट मेजर हर्डल होगा निफ्टी के लिए पार करना। जैसे ही वो लेवल पार होगा, यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल जो अंडरटोन है वो अभी भी साइडवेज है, तो यहाँ पे एक सीमित दायरे में आज के सेशन में ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। 17,300 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट होगा, और जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है 17,300 की स्टॉप लॉस से अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 17,500 टू 17,550 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो आज की जो रेंज निकल के आ रही है वो है 17,300 टू 17,500। और जो भी गिरावट हो, मैं तो अभी भी कहूंगा कि यहाँ पे मौके ढूंढने चाहिए खरीदारी के। गोइंग फॉरवर्ड एक ऊपरी स्तरों पर हमें ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, अपने 200 डीएमए के आसपास बैंक निफ्टी ने बेस बनाया और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी इनफैक्ट कल के सेशन में एक आउट परफॉर्मर भी रहा था। तो फोकस करना होगा बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग में यहाँ से लीडरशिप आती हुई नजर आएगी, तो डेफिनेटली 37,000 तक का लेवल हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 36,200, 36,100 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल पूजा मैं कहूंगा कि अगर बाजार में गिरावट होती है तो स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक पे फोकस करें और पोजिशन लॉन्ग साइड में ही बनानी चाहिए।
ओके, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर कोई गिरावट आती है तो, और लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाने की राय आपको दी जा रही है। निफ्टी के लिए आज का जो दायरा है वो 17,300 से 17,500 का है, और ये रणनीति भी आपको बता दी गई है। 17,500 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो नीलेश, जैसा कि आप बता रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रख के चलें, तो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको पसंद आ रहा है आज ट्रेडिंग करने के लिहाज से? बिल्कुल पूजा देखिए, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बाजार में लीडरशिप लेके आई थी, जिसने 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम आईटी में एक लगातार निचले स्तरों से रिकवरी देख रहे हैं। टीसीएस उसमें से एक काउंटर है जो लीड कर रहा है, वहां पे ऑलरेडी हमने आपके ही चैनल पे एक बाइंग रिकमेंडेशन दी थी। अब इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन के बाद अब ब्रेकआउट के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत ही मेजर नेकलाइन यहाँ पे ब्रीच हुई है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर टारगेट पकड़ के चल सकते हैं 1220 का, 1166 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं दूसरी कंपनी होगी केमिकल स्पेस से टाटा केमिकल। देखिए यहाँ पे भी एक काफी बड़ा करेक्शन हमने सारी ही स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनियों में देखा था, और यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है सारी केमिकल कंपनियों में। 878 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी 940 के टारगेट्स के लिए। एंड लास्टली देखिए बैंकिंग पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, और जिस हिसाब से जो दिग्गज कंपनियों में हमने गिरावट देखी है, लगभग 15% का फॉल हम ऊपरी स्तरों से देख चुके हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों काउंटर में। तो यहाँ पे मौके होंगे एचडीएफसी बैंक में, जहाँ पे एक रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं। तो ये एक पोजिशनल बैट होगी, जिनको भी पोर्टफोलियो में ऐड करना है। काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पे मिल रहा है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे 1700 तक के अपसाइड की पॉसिबिलिटी हमें लगती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, और 1400 के आसपास, यहाँ पे 1450-1400 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये फ्रॉम डिलीवरी पर्सपेक्टिव बैंकिंग की दिग्गज कंपनियों में ये एचडीएफसी बैंक पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो बैंकिंग पे बुलिश है, और उसमें भी एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इन स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1700 तक के लेवल्स भी एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त करीब 1500 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और आईटी शेयरों में भी हम देख रहे हैं एक लगातार अच्छी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। एचसीएल टेक था, टाटा केमिकल और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर आप नज़र रखिए। आज ट्रेडिंग के आइडियाज़ आपको दिए गए हैं। आगे कुछ और भी इस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज़ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि खबरों के लिहाज से आज एक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है। शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं सारी डिटेल्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जी रहेगा फोकस में। रिपोर्ट्स आए हैं कि जी और सोनी की जो मर्जर है वो पूरी बाइंडिंग पैक्ट साइन हो सकती है क्रिसमस के पहले। मैनेजमेंट में पुनीत गोयनका ने जो सोनी की सीनियर लीडरशिप टीम है उसके लिए वो उन्होंने यूएस गए हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो 22 सितंबर को ये अनाउंसमेंट हुई थी कि इनकी मर्जर होगी। तो एक टाइप से पॉजिटिव मोमेंटम जो है स्टॉक के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वेदांता, अदानी पावर, पीएफसी और एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, क्योंकि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं आपके जो केएसके महानदी पावर के कंपनी के, तो उनको जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन पावर कंपनी से आया। याद रखिएगा एसबीआई को एक टाइप से रिलीफ मिलेगी इस स्ट्रेस्ड एसेट के लिए, और लगभग 1423 करोड़ का एक्सपेक्टेशन रहेगा इनफ्लो का, लेकिन जो ओवरड्यू अमाउंट है वो 4000 करोड़ के रुपए के ऊपर है। तो ये फोकस रहेगा। उसके अलावा ओएनजीसी भी रहेगा फोकस में। उन्होंने एसईसी के साथ जो है सोलर जो एसईसीआई कॉर्पोरेशन है उसके साथ उन्होंने करार किया है कि वो जो ईवी प्रोजेक्ट्स हुए, आपके रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हुए, उनमें जो है ओवरऑल जो है हिस्सा में भागीदारी रहेगा उनका। उसके अलावा आपका फार्मा स्पेस से बायोकॉन न्यूज़ पे रहेगा, क्योंकि उनके जो मायोकोफेनिक एसिड है उनको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है, और ये जो ड्रग है आपका किडनी ट्रांसप्लांट में काम आता है, तो एक टाइप से इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। उसके अलावा जोमेटो रहेगा फोकस में। स्विगी ने जो है लगभग $700 मिलियन का जो है निवेश करेंगे, वो इंस्टाकार्ट के जो उनके जो इंस्टामार्ट की जो बिज़नेस है उस पर करेंगे। याद रखिए 2 दिन पहले ही स्विगी की वैल्यूएशन डबल हो गई थी और लगभग $10.5 बिलियन आ गई थी। तो जोमेटो पे जो है इम्पैक्ट एक टाइप से नेगेटिवली दिखा जा सकता है शुरुआत के सेशन में। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया रहेगा फोकस में। उनकी जो पेरेंट कंपनी है यूके की वोडाफोन, उन्होंने जो है फाइल किया है इंडियन अथॉरिटीज़ को कि टैक्स सेटलमेंट जो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस से हो, जो आगे से जो टैक्स सेटलमेंट जो होती है उसको वो पूरी तरह से कंप्लीट करे। लगभग 44 करोड़ रुपीस का जो है ये रिफंड के लिए ऊपर रहेगा।
और उसके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी रहेगा फोकस में, क्योंकि एक कंपनी का मैंडेट है आपके मुंबई एयरपोर्ट के लिए टेस्टिंग के लिए, और अभी कहा गया है कि जो टेस्टिंग जो आने वाले हैं स्पेशली डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए, उनके लिए सिर्फ जो है फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही काफ़ी रहेगा और नेगेटिव RT-PCR टेस्ट फिर से करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक टाइप से दबाव देखने मिल सकता है, लेकिन हालांकि ओवरऑल डायग्नोस्टिक स्टॉक्स बस पे ज़रूर रहेंगे, क्योंकि जो 2 केसेज हैं ओमिक्रॉन के वो जो है ऑलरेडी आ चुके हैं भारत में। और उसके अलावा आखिर में बात करूँगा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि सेबी ने जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है आपकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग लॉक इन के लिए, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अमेलगमेट कर रहा है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। तो एक टाइप से पॉजिटिव दोनों स्टॉक्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो उज्जीवन ग्रुप के दोनों ही शेयरों पर नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो सेबी के नए नियम आए हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय में लॉक इन नियमों को कुछ राहत यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो उसका कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तमाम डायग्नोस्टिक कंपनी भी आज फोकस में रहेंगी। एक यहाँ पर क्लैरिटी आई है, घरेलू हवाई यात्रा के लिए दोनों वैक्सीन डोज जरूरी होंगे, लेकिन नेगेटिव RT-PCR टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो आज इसका कुछ रिएक्शन लैब कंपनियों में देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज पर नजर डाल लेते हैं। निर्मल बैंक की तरफ से भी जो 2 कॉल्स आए हैं, उन दोनों में ही खरीदारी करने की राय है। पहला है आइनॉक्स विंड, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 145 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 125 का। और अगला कॉल है अदानी इंटरप्राइजेज में, यहाँ पर भी खरीदारी करने के ही मौके देख रहे हैं। 1790 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए और स्टॉप लॉस जो होगा वो 1700 का होगा। तो लगभग आज सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो लॉन्ग साइड आज के लिए मिल रही है। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए। लेकिन अब बात कर रहे थे कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से शेयर्स हैं। ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले तो देखते हैं CLSA ने मारुति पे डाउनग्रेड करके सेल से अंडर परफॉर्म की राय दिया है। लक्ष्य को रखा है 6,420 रुपीज़ का। SUV सेगमेंट में मार्केट शेयर कंपनी लूज कर रही है, जिसकी वजह से उसकी अपॉर्चुनिटी जा रही है। क्रेडिट स्विस ने SBI कार्ड्स पे आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1350 रुपये का। क्रेडिट कार्ड में बहुत ही अच्छी स्पेंडिंग और लोन ग्रोथ दिख रहा है और SBI कार्ड्स का अक्टूबर में स्पेंड 45% YOY बढ़ा है और 30% मंथ ऑन मंथ बढ़ा है। इसके अलावा देखते हैं CLSA ने Z पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 415 रुपये का। ऐड के लिए स्पेंडिंग कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है और सोनी के साथ मर्जर की वजह से इसका पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सोनी के साथ मर्जर के बाद री रेटिंग भी हो सकती है। इसका रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। आखिरी में देखते हैं JP मॉर्गन ने दालमिया भारत पे कंपनी ने कवरेज शुरू किया है, ओवरवेट की राय के साथ शुरू किया है। लक्ष्य का है 2350 रुपये का और कंपनी दालमिया भारत में और आगे भी ईयरली वाइज मल्टी ईयर और अच्छी ग्रोथ देख रही हैं। बिल्कुल। तो ये सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब नजर डाल लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट पर कहां पर एक्शन एक्सपेक्टेड है। चॉइस बुकिंग के सचिन गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। सचिन, गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी तरफ से कौन कौन सी रणनीति आप सुझाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, अगर आज बात करें हम सबसे पहले कमोडिटी मार्केट में एनर्जी सेक्टर की, तो आज फोकस जो रहना चाहिए वो क्रूड पर ही रहना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल क्रूड के अंदर कंटिन्यूसली वीकनेस जो है वो देखी जा रही है। लास्ट 5 डेज में अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट से ज्यादा का डाउनफॉल जो है क्रूड के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। कल भी जो स्टेटमेंट आया ओपेक एंड ओपेक प्लस की मीटिंग्स में, उसमें एक सप्लाई को बूस्ट अप करने के रिगार्डिंग वापस से एक कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते एक बार वापस क्रूड के अंदर डाउनसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। आज ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट अगर देखा जाए तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 5050 के आसपास में क्रूड के प्राइसेस मिलते हैं, तो वहां से शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 5130 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा। डाउनसाइड टारगेट जो है वो 4800 तक एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट कॉल जो है वो बेस मेटल से रहेगा। बेस मेटल्स में स्पेशली जो कमोडिटी जो फोकस में आज के ट्रेडिंग सेशंस में रह सकती है वो है निकल। निकल में बाइंग अपॉर्चुनिटीज आज के ट्रेडिंग सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाइंग रेंज जो रहेगा वो 1535 1536 के आसपास रहेगा। 1529 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस लेना होगा। हायर साइड टारगेट 1550 के लिए।
ठीक है, तो निकल में खरीदारी क्रूड में बिकवाली की राय आपको दी जा रही है। थैंक यू सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल इरीना स्वदेश में मेरे साथ इतना ही।